मैं निशा प्रजापत। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिनांक 5 सितंबर 2023। इसका अपन को करंट जीके पढ़ना है, तो सब लोग रेडी हो? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस कंपनी ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन ए है मंत्रा.com, बी है फ्लिपकार्ट, सी है अमेजोन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमेजोन। अमेजोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें अपन पढ़ते हैं एमएसएमई होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एमएसएमई इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ई का क्या हो जाएगा? इंटरप्राइजेस। ENTERPRISES इंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई की फुल फॉर्म तो ये हो गई। अब देखो अपन देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। एमएसएमई की स्थापना और पढ़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 9 मई 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 9 मई 2007 को इसका स्थापना दिवस इसका स्थापित हुआ था या स्थापना हुई थी। और इसके बारे में क्या, इसका कार्य क्या है, इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। इसका कार्य है भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एमएसएमई ने एमएसएमई का भारत के आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक विकास। ठीक है, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हो, और क्या जान सकते हैं अपन इसके बारे में? देखो, और इसका देखो कार्य तो ये हो गया। ठीक है, कार्य माना जाता है, इसका एक कार्य है। और देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रीढ़ की हड्डी। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही है। पता लग गया किसने निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? अमेजोन ने किया है। और उस कंपनी का और एमएसएमई का फुल फॉर्म हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना 9 मई 2007 को हुई। और एमएसएमई का भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और इसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो व्याख्या अपन ने कर ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? ऑपरेशन मुस्कान है वो किस शहर में लागू किया गया है? तो देखो वो किया गया है ऑप्शन ए चेन्नई,
बी है मुंबई, सी है नई दिल्ली, डी है जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में किया गया है। अब देखो, अपन जानते हैं ऑपरेशन मुस्कान, इसका क्या कार्य है, किस चीज़ के लिए ये संस्थान चलाई गई है। ये है जैसे अपने ये जो लापता हो जाते हैं ना जो बच्चे, मतलब जो किडनैप हो जाते हैं, लापता हुए बच्चों को उनकी पुनर्वासन, यानी उसकी जो स्थान से वो लापता हुए थे, जहाँ उनका घर है वहाँ उनको वापस पहुँचाना इसका कार्य है। ठीक है, और क्या काम है इसका। और देखो एक चीज़ और, मुंबई का भाईखला रेलवे स्टेशन, जो मुंबई का भाईखला रेलवे स्टेशन है उसको यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो इसका कार्य लिख देते, कार्य है लापता बच्चों के पुनर्वासन, यानी पुनः घर लौटाना की योजना। ठीक है, ये तो इसका कार्य है। फिर देखो ये जो मुंबई है, ये इसका रेलवे स्टेशन कौन सा, मुंबई का भाईखला रेलवे स्टेशन, भाईखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में देखो, इसके बारे में अब इतना ही है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, इसमें इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज, सी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, डी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, भारत में नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह है। जो नवरत्न कंपनी है वो सार्वजनिक क्षेत्र में जो कंपनी आती है उनका एक समूह है। ठीक है, और जिनके पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता है, और केंद्र सरकार की परमिशन के बिना भी, मंजूरी के बिना भी 1 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की इनके पास शक्ति है, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनको छूट है। नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों PSE के एक समूह को दिया गया था, और वर्तमान में भारत में 14 नवरत्न कंपनियां हैं। देखो, अभी वर्तमान है वहाँ भी अभी कितने, 14 ही नवरत्न कंपनियां हैं। और एक ऑयल लिमिटेड कंपनी थी, उसको महारत्न का दर्जा मिल गया। मतलब वो जो 14 जो कंपनियां थी नवरत्न वाली, उनमें से वो हट के महारत्न में चली गई है। लेकिन अभी फिलहाल में 14वीं एक कंपनी और मतलब उसको दर्जा मिला है, तो टोटल मिला के संख्या तो 14 ही रही। एक जो न महारत्न में चली गई, उसकी जगह दूसरी कंपनी है, उसको शामिल कर लिया गया है। तो अभी भी संख्या कितनी है, 14 ही नवरत्न कंपनियां हैं। जिन कंपनियों में भारत की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, तो उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जाना जाता है। यानी एक जैसे बिजनेस है, मान लो उसमें 50% है, तो मतलब बराबर हिस्सा है। अगर किसी का 51% भी हो जाता है या उससे अधिक हो,
51 भी होता है तो मतलब उस कंपनी पे जो भी जिसका 51%, किसी मान लो किसी व्यक्ति का 51% अधिकार हो गया, किसी के शेयर ज़्यादा है तो वो 51% मान लो उसका अधिकार हो गया, और सरकार और दोनों ने हाफ हाफ है लेकिन उसका 51% अधिकार हो चुका है, तो मतलब उसका मालिक वो व्यक्ति हो जाएगा। तो वो सरकार नहीं हो सकती उसका मालिक, क्यों? उसके ज़्यादा शेयर है, उसको ज़्यादा परसेंट है, उसके 51% तक है उसका हिस्सा। इसलिए अगर किसी के 50 से अबाव के परसेंटेज, मतलब 50 से ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी हो जाती है तो वो उसके अधीन हो जाती है, तो उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जाना जाता है। इन कंपनियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो इसकी श्रेणी देखते हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है। पहली तो है महारत्न, महारत्न, दूसरी है नवरत्न, सी है मिनी रत्न श्रेणी, और डी है मिनी रत्न श्रेणी सेकंड ए। ये 4 श्रेणियां हैं। अब नवरत्न वो मत मानना, नवरत्न तेल आता है तो नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, वो नहीं है, ये कंपनी का नाम है नवरत्न, ठीक है। पहली तो महारत्न, महारत्न मतलब नवरत्न से बड़ी हो गई। अपन कोई महान व्यक्ति होता है उसी को तो बोलते हैं महान, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? महारत्न। 2 नंबर पे नवरत्न, फिर है मिनी रत्न मतलब छोटी रत्न, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट, फिर मिनी रत्न श्रेणी सेकंड ए, ठीक है। ये 4 भाग है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ते हैं। इन उद्यमों को सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग के अधीन रखा गया है, मतलब ये जो उद्यम है इनको सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन रखा गया है, जिसका प्रबंधन भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इनका प्रबंधन कौन करता है? सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इन दोनों का प्रबंधन करता है। फिर है 14वीं नवरत्न कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो ये जो आपकी एक कंपनी हटी थी ऑयल वाली, ऑयल लिमिटेड कंपनी, तो उसकी जगह कौन सी नियुक्त हो गई? 14वीं नवरत्न कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये कंपनी उसकी जगह नियुक्त हो गई है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न कंपनी से 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब देखो ऑयल को कर दिया गया ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न कंपनी से 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखो अपन कुछ सीरियल नंबर सेंट्रल पब्लिक, अब देखो किसी की फुल फॉर्म देखते हैं। देखो इतनी सारी फुल फॉर्म्स है, एग्जाम में आ सकती है ये फुल फॉर्म्स, क्यों? ये कंपनियों के बारे में, ये जितनी कंपनियां हैं ना, ये 14 कंपनियां टोटल, तो उनकी फुल फॉर्म्स बताई है और उनके नाम बताए हैं। अब देखो CPSE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहली कंपनी CPSE है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। और दूसरी है BEL की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और तीसरी है CCIL यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और अगली है EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर अगली है HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और इसी प्रकार अगली है MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और उससे अगली है NALCO यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, कंपनी। और फिर 7 नंबर की आपकी कंपनी है NBCC यानी इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ठीक है। उससे अगली है NMDC की फुल फॉर्म है नेशनल, इसी नहीं है, नेशनल है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और फिर अगली है NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जो 10वीं जो थी ना ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी जगह क्या किया गया? इसको महारत्न बना दिया गया। ये महारत्न में 13वीं महारत्न बनी है, ये 13वीं महारत्न कंपनी में इसको दर्जा मिला है। और ये 10वीं हट चुकी है, और ये जो अपनी इसके बाद कंपनियां कितनी हो गई थी? 13 कंपनियां हो गई थी, तो एक कंपनी और उसकी जगह ऐड हो चुकी है। जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, उसकी जगह एक और कंपनी है वो ऐड हो चुकी है, तो टोटल फिर कितनी हो गई? 14 ही रही है।
फिर उससे अगली है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, और REC है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। फिर अगली है SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये टोटल अपनी 14 कंपनियां बता दी हैं। इनकी फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं एग्जाम में, और इनके बारे में पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी है जो नवरत्न में है या महारत्न में है। नवरत्न वाली अगर एक बार याद कर लोगे तो महारत्न वाली आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए नू है, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नू है, नू है। ठीक है, अब देखो G20 शेरपा की जो पहली बैठक है वो कहाँ संपन्न हुई? वो उदयपुर में संपन्न हुई। देखो G20 की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? उदयपुर में। और देखो इसमें G20 यानी 20 लोग शामिल है, 20 देश शामिल है। तो कौन से हैं भाई G20 में? 19 तो देश हैं और एक है संघ। देखो 19 तो इसमें देश है और एक है यूरोपीय संघ। ठीक है, 19 देश एक यूरोपीय संघ शामिल है, तभी इनका नाम G20 है। और बता सकते हो उसके बारे में। देखो एक चीज और, इसमें 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 वो कौन ऑर्गेनाइज कर, मतलब उसके अध्यक्ष कौन है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ठीक है, देखो G20 की वर्तमान में अठारहवें G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में इसकी मेजबानी भारत सरकार कर रही है द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। अब इसकी थीम क्या क्या है, क्या क्या थीम हो सकती है इसकी? चलो इसकी थीम देखते हैं। इसकी थीम क्या क्या हो सकती है इसकी? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये इसकी थीम है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये अपनी इसकी थीम है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है, हाल ही में डूरंट कप 2023 का खिताब किसने जीता? अब सबसे पहले तो ये बताओ डूरंट कप है वो किसको दिया जाता है? कौन सा जो खेल है जिसमें डूरंट कप दिया जाता है? तो वो अपना है फुटबॉल। फुटबॉल में है अपन डूरंट कप जीतते हैं। जो भी फुटबॉल खेलता है तो वो फुटबॉल गेम में डूरंट कप दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि हाल ही में डूरंट कप 2023 का खिताब किसने जीता। और एक और डूरंट कप है उसका आयोजन
चलो पहले डूरंट कप के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये डूरंट कप है, इसका आयोजन कब हुआ, कौन से सन में इसका आयोजन हुआ, ये देखते हैं। आयोजन इसका हुआ 1888 ईस्वी। और कहाँ हुआ? डगसाह में। कहाँ? अब ये डगसाह हिमाचल प्रदेश में है। डगसाह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको नाम किसने दिया, यानी ये किसके नाम पे ये डूरंट कप है, किसके नाम पे पड़ा है, ये चीज देखते हैं। ये सर मोर्टिमर डूरंट, इनके नाम पे पड़ा है, ठीक है। सर मोर्टिमर डूरंट है, इसके नाम पर इस जो फुटबॉल का जो कप है, यानी जो खिताब है, उसका नाम डूरंट कप रखा गया है। नाम कौन है? मोर्टिमर, सर मोर्टिमर डूरंट, ठीक है। इनके नाम पर इनका ये डूरंट कप 2023 इनका नाम पड़ा है। अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन को कि हाल ही में डूरंट कप 2023 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है मोहन बागान, ऑप्शन बी है बंगलुरु एएफसी, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है ईस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहन बागान। अब इसके बारे में थोड़ी और स्टडी करते हैं। ये जो आपका डूरंट कप अभी जो मिला है, ये है 132वां डूरंट कप 2023 है, ठीक है। और ये बताओ 131वां कहाँ, 131वां वो किसने जीता है? 131वां डूरंट कप वो कौन जीत सकता है? तो देखो ये रहा, बेंगलुरु एएफसी है ना, इसने 131वां डूरंट कप जीता है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। देखो आयोजन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये डूरंट जो कप है, इसका आयोजन हुआ है 3 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक, ठीक है। स्थान कहाँ है? स्थान है कोलकाता, गुवाहाटी व कोकराझार, ठीक है। स्थान है कोलकाता, गुवाहाटी व कोकराझार, इसका स्थान है, मतलब यहाँ पे ये आयोजित हुआ। संस्करण कौन सा है? 132वां संस्करण है और खेल है फुटबॉल। इस खेल का नाम मतलब ये किसको दिया जाता है, कौन से खेल को ये आपका डूरंट कप दिया जाता है? फुटबॉल को दिया जाता है, ठीक है। और टीमें कितनी थी इसमें? 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और कुल मैच हुए थे 42। और इसके बाद चैंपियन विजेता कौन रहा था? चैंपियन विजेता ये रहा था मोहन बागान, जो 17वां खिताब जीता है इसने। मोहन बागान ने 17वां खिताब जीता है। और रनर अप कौन है भाई? पूर्वी बंगाल, ठीक है। और पिछला 131वां डूरंट कप बेंगलुरु एएफसी ने जीता था। और नोट, इसका नाम सर मोर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया, ये अपन ने देख लिया। और ये सर्वप्रथम आयोजित हुआ था 1888 में डगसाई यानी हिमाचल प्रदेश में। और फुटबॉल से संबंधित अन्य कप, अब देखो ये चीज़ देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि फुटबॉल में जैसे आपको कुछ मतलब खिताब दे दिए जाएंगे, फिर उसमें से पूछा जाएगा बताओ फुटबॉल टीम को कौन सा कप मिलता है या फिर क्रिकेट टीम को कौन सा मिलता है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होगी तो आप अपने आप से मतलब क्रिकेट वाला याद नहीं हो, अगर वो क्रिकेट वाला पूछेगा तो मतलब फुटबॉल वाला याद होगा, तो फुटबॉल वाला आप 3 ऑप्शन कट कर सकते हो। फिर जो लास्ट में बचेगा वो किसका हो जाएगा? क्रिकेट का हो जाएगा। किसी का भी पूछ सकता है, तो अपन फुटबॉल वाला देखते हैं। देखो फुटबॉल से संबंधित अन्य कप,
पहला है रोवर्स कप, दूसरा संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष कप, मंडरका कप आदि। मतलब ये इसके कपों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में जो कलिंग महोत्सव साहित्य महोत्सव हुआ था वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ललितपुर नेपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ललितपुर नेपाल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। ये कितने दिन चला था? मतलब ये ललितपुर नेपाल में जो आपका काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ ये कितने दिन में संपन्न हुआ? ये चला था आपके 3 दिन, 3 दिनों तक। ठीक है, 3 दिनों तक चला था ये। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था नेपाल विदेश मंत्री थे एनपी सऊद। कौन थे? एनपी सऊद। अब देखो इसका उद्घाटन इस गेम का, या गेम का नहीं मानो तो आप कलिंग महोत्सव का उद्घाटन किया था। किसने किया? नेपाल के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री अभी बताया था ना, कौन है? एनपी सऊद है। ठीक है, एनपी सऊद, इन्होंने क्या किया? इनका उद्घाटन किया है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें भाग कौन से देशों ने इनमें भाग लिया है। पार्टिसिपेट किसने किसने किया है? भाग लिया है भारत, नेपाल, श्रीलंका, और किसने लिया है? भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। के साहित्यकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, साहित्यकारों ने। ठीक है, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्रदर्शन किस किस चीज़ का हुआ। मतलब क्या प्रदर्शन था इसमें? इसमें साहित्य, संगीत, नृत्य और कविता और अन्य कलाएं शामिल थी। ठीक है, इसमें था प्रदर्शन। प्रदर्शन था साहित्य, संगीत, नृत्य और क्या हो सकता है? कविता। ठीक है, कविता और अन्य कला, और भी कलाएं थी, अन्य कला इनमें शामिल थी। ये तो प्रदर्शन के बारे में हो गया है। और अपन ने पढ़ लिया है कि कलिंग महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने किया है। उसमें भाग किसने लिया? नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश के साहित्यकारों ने पार्टिसिपेट किया है। और प्रदर्शन, उसमें क्या प्रदर्शन के रूप में रहा? साहित्य, संगीत, नृत्य, कविता और अन्य कला इसमें शामिल थे। ठीक है, अब देखो महोत्सव देखते हैं। महोत्सव 2023, मतलब 2023 में कौन से महोत्सव हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये भी अपन से पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप इनको पढ़ना जरूर। देखो ताज महोत्सव है वो आगरा उत्तर प्रदेश में। देखो ताज से आपको याद हो गया, ताज कहाँ है? आगरा में है, तो ताज आगरा उत्तर प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, 19वें उत्कर्ष महोत्सव ये कहाँ है? भोपाल में।
लेवेंडर महोत्सव ये जम्मू व कश्मीर में। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में। और असम में क्या चीज प्रसिद्ध थी? असम के मैजिक राइस, यानी कौन से चावल थे वो? चोकवा चावल। चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है, यानी इसको मैजिक राइस बोलते हैं। ये सबको पता है, अपन ने पहले किया था ना क्वेश्चन, मैजिक राइस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पुस्तकालय महोत्सव, वो नई दिल्ली में है। और अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। और आदि महोत्सव वो भी दिल्ली में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में। और मम्मानी महोत्सव लद्दाख में। अगले हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में। और चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। और आपको पता है कहाँ का वो पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? पूरे अपन विश्व लेवल पे देखें तो अहमदाबाद में जो आपका पतंग महोत्सव है वो सबसे प्रसिद्ध है। जेठालाल कौन कौन देखता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है? जिसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा वो क्वेश्चन का आंसर दे देगा। क्यों? अहमदाबाद में वो दया बहन नहीं होती, उसका भाई सुंदरलाल वो अहमदाबाद से होता है, तो वहाँ पे वो पतंग महोत्सव होता है, तो वो चीज़ दिखाते हैं। वहाँ का गरबा और पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव है वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? अनावरण क्या होता है? अनावरण किसने किया या उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है द्रौपदी मुर्मू, डी है राजनाथ सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी अमित शाह नहीं, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ने। तो द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और क्या, गांधी वाटिका, दोनों का उद्घाटन किया है, ठीक है। गांधी वाटिका का भी किया है। अब गांधी वाटिका में क्या क्या चीज है भाई? गांधी वाटिका में क्या क्या हो सकता है? गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के चित्रित किए हुए हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं, उनकी जीवनी के बारे में है, ठीक है। उनके बारे में बताया गया कि महात्मा गांधी है, उन्होंने उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, वो क्या क्या मुद्राएं में थे, मतलब उन्होंने, उनके भी तो कई रूप थे। वो जब पढ़ने गए थे तब अलग मुद्रा में थे, जब आंदोलन किया था तब अलग मुद्रा में थे, ठीक है। तो विभिन्न मुद्राओं के बारे में गांधी वाटिका में है वो विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न मुद्राओं में उनकी में मूर्ति, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और बता दो, गांधी जयंती कब आती है? जब गांधी जी के बारे में देख रहे हैं तो गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपन ने देख लिया विभिन्न मुद्राओं के। अब है 8 नंबर, नाभ मित्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताओ। देखो इनमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल में सफल नाभिक परीक्षण, नाभ मित्र का सफल परीक्षण किया गया। अब नाभ मित्र है क्या, पहले ये चीज देखते हैं। नाभ मित्र होती क्या चीज है? ये क्या नाम ले लिया, नाभ मित्र क्या है भाई? देखो यह एक डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? यह एक डिवाइस है जो नाव में लगाई जाती है। जो मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब मछुआरों को अगर कहीं लगता है उनको कि उन पे खतरा आने वाला है, तो उस डिवाइस का अगर वो बटन दबाएंगे तो सीधा वहाँ के जो मुख्यालय है, वहाँ केंद्र, वहाँ से संपर्क होगा और उनको बचाया जा सकता है, जो मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह है नाभ मित्र के बारे में। और ये विकसित कहाँ हुई, मतलब ये नाभ मित्र है वो कहाँ विकसित किया गया, कहाँ बनाया गया? विकसित कहाँ हुई? इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। कौन सा? अहमदाबाद वाला। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। कहाँ है ये? अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद। ठीक है, अब और क्या चीज, इसका कार्य क्या हो सकता है? ये कार्य क्या है इसका? ये है मौसम और चक्रवात है। इसकी जो जानकारी है वो अपनी स्थानीय भाषा, मतलब जहाँ पर भी ये बनाया गया है, कोई सी भी भाषा, स्थानीय भाषा सब लोग समझते हो, जो नॉर्मली अपन सबको समझ में आ जाती है, स्थानीय भाषा में दिया जाता है। ना कि वो इंग्लिश में दिया जाता है, ना ही वो पंजाबी में दिया जाता है, ना ही फारसी में दिया जाता है। जो अपनी स्थानीय जो बोलचाल में राजस्थानी या हिंदी, इसी भाषा में उसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो इसका कार्य है मौसम और चक्रवात की जानकारी स्थानीय भाषा में। ठीक है, स्थानीय भाषा में जानकारी प्रदान करता है। अब देखो अपन पहले इसरो के बारे में देखते हैं। ये जो इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, ये तो अहमदाबाद वाला है। एक इसरो कौन सा है? जो बेंगलुरु में है, उसके बारे में बात करते हैं। ISRO, इसरो भारतीय अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कहाँ है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखो इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त को, और सन कौन सी है? 1969। 15 अगस्त 1969 इसमें तो स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है?
मुख्यालय वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट चीज है, हाँ नेक्स्ट है कि ये क्या है, इनके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। अध्यक्ष है इनके एस सोमनाथ, अध्यक्ष है इनके एस सोमनाथ, इनके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस सोमनाथ इनके अध्यक्ष हैं। और देखो इनको राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की क्या है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में, अपन ने जानकारी देख ली है। अब देखो थोड़ा और इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। किसके बारे में, ये नाभ मित्र के बारे में। ये क्या क्या देखो, मौसम और चक्रवातों की चेतावनी स्थानीय भाषा में देता है। ठीक है, यही चीज देखनी थी, देख ली अपन ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप बताओ। ये आज का अपना मोस्ट क्वेश्चन है और आज का करंट क्वेश्चन यही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आज दिनांक कितनी है, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में और क्या जानते हो, ये जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, इनका जन्म कहाँ हुआ ये बता सकते हो। जन्म इनका हुआ था 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये अपने भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति थे। और राधाकृष्ण के बारे में क्या जानते हो, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये राधाकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। अब जो 2023 है, ये कौन सी जयंती है, ये है 136वीं जयंती। और शिक्षक दिवस कौन सा है, 62वां शिक्षक दिवस है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कब मनाया जाता है, ये तो अपन जो भारत में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व स्तर पर ये शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर, मतलब 1 महीने बाद मनाया जाता है। जब 5 सितंबर वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो ये डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, इनको अपने जो वर्ष 1954 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ, 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इनका चेन्नई में निधन हुआ। मैंने तो सारी जानकारी बता दी है इसके बारे में। 5 सितंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो लिख देती हूँ। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में। और ये शिक्षा में क्या थे, ये डॉक्टर के पद पे थे। इन्होंने शिक्षा डॉक्टर के पद पे, मतलब डॉक्टर की तैयारी की है। और ये राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में प्रथम बार भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं और सेकंड राष्ट्रपति बने हैं। जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और क्या जानते हो उनके बारे में, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, पहले तो उपराष्ट्रपति बने हैं, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, और इनको जो अपना भारत का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न,
से इनको नवाजा गया था, इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 1954 में। 54 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका जन्म बता दो, जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 5 सितंबर, इसी दिन हुआ 5 सितंबर। सन कौन सी थी? सन थी अपनी 1888। सन थी 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के चित्तूर जिले में तिरुतनी गांव में, ठीक है, इनका जन्म हुआ। और दूसरी चीज़ है कि इनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है वो चीज़ अपन को देखनी है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 1 महीने बाद मनाया जाता है। और इनका निधन और देख लेते हैं। निधन हुआ कब हुआ? 17 अप्रैल 1975, 17 अप्रैल 1975 में हुआ। और कहाँ हुआ स्थान? चेन्नई में हुआ था। और अब ये जो जयंती है वो कौन सी है? जो डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्म महोत्सव जो जिस दिन मनाया जाता है उस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है। तो जयंती कौन सी है? ये जयंती है अपनी 136वीं जयंती, 136वीं। और शिक्षक दिवस कौन सा है? शिक्षक दिवस है 62वां। तो सबको समझ में आ गया? सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब ये तो अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको समझ में आ गया? ये व्याख्या तो अपन ने देख ली। नेक्स्ट है 3 सितंबर 2023 को हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया। ये किस देश के क्रिकेटर है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी जिम्बाब्वे, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका देखो करेक्ट आंसर होगा जिम्बाब्वे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। हीथ स्ट्रिक, ये जो अपने किस कारण इनका निधन हुआ था, इनकी वजह क्या थी, किस कारण इनका निधन हो गया? कोलन और लीवर कैंसर के कारण। कोलन और लीवर कैंसर, लीवर कैंसर से इनका निधन हो गया। ठीक है, और कितने वर्ष के थे ये थे 49 वर्ष के थे, इनका निधन हुआ। और क्या जानते हो इनके बारे में? देखो, इन्होंने 1995 से 2005 तक इनने कितने टेस्ट खेल चुके हैं, कितने टेस्ट कर चुके हैं? 65 टेस्ट और 189 एक दिवसीय मैचों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया है। देखो, 1995 से 2005 में इसने टेस्ट कितने किए हैं? 65 तो टेस्ट किए हैं। और 189 एक
एक दिवसीय जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया है। प्रतिनिधित्व किया, एक दिवसीय जो मैच हुए थे ना उनका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब अपन जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये, इनके राष्ट्रपति कौन है, इन सब के बारे में जानते हैं। इनके राष्ट्रपति तो है एमर्सन मनंगाग्वा। एमर्सन मनंगाग्वा। ठीक है, ये तो इनके राष्ट्रपति है। और कौन सी नदियों पर है ये नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं, लिम्पोपो और जम्बेजी। लिम्पोपो, जम्बेजी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित है, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। और ये राजधानी और बड़ा, इनका राजधानी और बड़ा शहर कौन सा है, यह है हरारे। जो ये आपका जिम्बाब्वे शहर है, इनका सबसे बड़ा शहर देश है, इनका सबसे बड़ा शहर और राजधानी दोनों एक ही है। कौन है, हरारे। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ, ये जो लिम्पोपो नदी है, ये भारत में ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, ये 2 बार, मकर रेखा को 2 बार कट करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलो जीके का ही क्वेश्चन हो जाता है। एक चीज और बताओ, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, वो आपकी है माही नदी। माही नदी है वो 2 बार कट करती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। तो एक चीज और है, देखो ये जो हित स्ट्रिक अकादमी, इनकी स्थापना कब की गई, इनकी स्थापना की गई है 2014 में। ठीक है, 2014 में हित स्ट्रिक अकादमी की स्थापना की गई है। तो आज अपन यहीं तक करते हैं। आज का करंट जीके सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहें जीडी कैंपस पे। तब तक ओके, बाय बाय।